ह्यूमिडिटी कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि जो वाटर, जो हमारा एयर है उसमें वो कितना वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, अगर हमें कैपेसिटी को इंक्रीज करना है तो क्या करना होगा, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कर दें तो जो एयर की वाटर वेपर होल्ड करने की कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब सैचुरेटेड एयर क्या होता है, ठीक है, जब जो एयर है ना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर वो ऑलरेडी होल्ड कर रही है, उसके बाद वो होल्ड नहीं कर सकती, वो उसकी मैक्सिमम लिमिट है, तो उसी को हम सैचुरेटेड एयर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, ये वेट ऑफ द वाटर वेपर मेजर करते हैं पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से। ठीक है, और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है, ये हमारा वेट ऑफ द वाटर पर यूनिट वेट ऑफ एयर, यहाँ हम एब्सोल्यूट में वॉल्यूम के टर्म्स में मेजर करते हैं और यहाँ हम वेट के टर्म्स में मेजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब वैसे तो हमने इसको डिस्कस भी किया है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब है एब्सोल्यूट कितनी है और प्रेजेंट है प्रेजेंट, और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कितनी उसकी कैरिंग कैपेसिटी है। ठीक है, तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, इसको हम जब 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब ये हमारा पूरा फॉर्मूला बन जाता है। अब दूसरा चीज कि एयर कब सैचुरेट हो जाएगी, या तो मॉइस्चर जो है वो उसका फिल हो जाए पूरी तरीके से कि हाँ भाई अब उसमें और वाटर नहीं ऐड हो सकता है, पहला कंडीशन तो ये, या फिर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए, जब डिक्रीज होगा तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जो होल्डिंग कैपेसिटी है ना वो भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और ड्यू पॉइंट क्या होता है, ड्यू पॉइंट वो पॉइंट है जब जो एयर है वो पूरी 100% सैचुरेट हो जाए। ठीक है, कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है कि जो वाटर वेपर है ना वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, या फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, उसी को ही हम कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, उसमें अलग अलग टाइप है, ड्यू है, फ्रॉस्ट है, मिस्ट है, फॉग है, स्मॉग है, क्लाउड्स है। ठीक है, ड्यू का तो मतलब बता ही चुके हैं हम। अब फ्रॉस्ट मतलब वो जो छोटे छोटे बर्फ जिसमें आ जाती है वो। मिस्ट मतलब ये है कि अगर आपको, ये विजिबिलिटी के टर्म्स में डिफाइन होता है मिस्ट और फॉग। ठीक है, अगर 1 किलोमीटर के अंडर में हमें दिख रहा है तो वो मिस्ट, और 1 किलोमीटर के ज़्यादा के उसमें है तो फॉग। और स्मॉग क्या होता है, स्मोग, स्मोक जो कि पोल्यूशन, और फॉग जब मिक्स हो जाता है उसी को हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ क्लाउड। ठीक, इसमें हाई क्लाउड जो बहुत ही ऊपर होंगे 6 किलोमीटर से 12 किलोमीटर की रेंज में, उसमें लिस्ट में है साइरस क्लाउड, साइरो क्यूमुलस क्लाउड, साइरो स्ट्रेटस क्लाउड। ठीक है, फिर आता है हमारा मीडियम क्लाउड जो कि 2 से 6 किलोमीटर की रेंज में, ऑल्टो स्ट्रेटस क्लाउड, ऑल्टो क्यूमुलस क्लाउड। लो क्लाउड्स में है हमारा स्ट्रेटस क्लाउड, निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड, स्ट्रेटो क्यूमुलस क्लाउड, और क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। जो सबसे ज्यादा रेन करता है ना ये करता है क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। हाँ, जो हमारा स्ट्रेटस क्लाउड है उसका दिखने का आकार इस टाइप से है। ठीक है, देयर आर द वाइट और ग्रे या फिर वाइट क्लाउड फाउंड इन राउंडेड पैचेस। ठीक है, इट अपियर्स लाइक अ फॉग, उसी को ही हम स्ट्रेटस क्लाउड कहते हैं। ठीक है, और जो डोम के शेप में बनते हैं उन्हें हम क्यूमुलस क्लाउड कहते हैं, और जो ऐसे लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं उसको हम स्ट्रेटो क्यूमुलस क्लाउड कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। ठीक है, इनका ये वर्टिकली ऐसे हमें दिखते हैं। ठीक है, तो इससे हम क्यूमुलो निम्बस, और यही सबसे ज़्यादा बारिश करते हैं। ठीक है, और इसी में ही आपकी बिजली कड़कती है और बिजली गिरती है, तो यही क्वेश्चन आता है जनरली। आप क्यूमुलो निम्बस क्लाउड मार्क करिए। नेक्स्ट है हमारा प्रेसिपिटेशन, जब वाटर वेपर जो है वो गिरना शुरू हो जाए, ठीक है, जमीन पे, उसी को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन भी ये आपका रेनफॉल के फॉर्म में। ठीक है, जब फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा ड्यू पॉइंट होगा तब रेनफॉल होगी, जब फ्रीजिंग पॉइंट से कम ड्यू पॉइंट होगा तो स्नोफॉल होगी, और ट्रॉपिकल रीजन में हिल स्टॉर्म भी आता है, और स्लीट आता है आपका कोल्ड एरिया में। ठीक है, और स्लीट का मतलब ये होता है कि जो स्मॉल आइसी क्रिस्टल्स होते हैं प्लस वाटर ड्रॉप्स, अब जो वाटर है ना ये अब उसी के चारों तरफ क्या है, जैसे जो आइस के क्रिस्टल्स होते हैं ना चमकने वाले, वो जब चिपक जाते हैं तो उसी को हम स्लीट कहते हैं। हेल स्टॉर्म वो जो पत्थर ओले जैसे कहते हैं वो जब गिरते हैं तो उसको हम हेल स्टॉर्म कहते हैं। ठीक है, और
आपके जो हेल स्टॉर्म है वो कैसे बनता है, ठीक है, जैसे ये आपका ड्रॉप है, ये नीचे आ रहा था लेकिन प्रेशर इतना, हवा इतनी तेज चली, फिर ऊपर चला गया तो ये बर्फ बन गया, फिर नीचे आया, फिर ये पानी पिघल गया, फिर ये ऊपर गया, फिर बर्फ बन गया, फिर नीचे आया, पानी पिघल गया, फिर ऊपर गया, फिर ये बर्फ बन गया, ठीक है। ये तब तक प्रोसेस चलता है कि वो जो ड्रॉप है इतना भारी ना हो जाए कि वो ऑटोमेटिक गिर जाए, ठीक है। तो ये फिर उसे हेल स्टॉर्म बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा, अब टाइप्स ऑफ रेनफॉल की बात करते हैं। 3 प्रकार की होती है, कन्वेंशनल रेनफॉल, रिलीफ रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल। कन्वेंशनल रेनफॉल में होता क्या है कि ये जैसे आपका पानी है, पानी टेम्परेचर ज़्यादा होगा, भाप बनेगा, ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर ये क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। जब क्लाउड्स की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कंप्लीट हो जाएगी तो बारिश होना शुरू हो जाएगा, इसी को हम कन्वेंशनल रेनफॉल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिलीफ रेनफॉल। रिलीफ रेनफॉल में होता क्या है कि ये आपका माउंटेन है, यहाँ से आपकी हवाएं जा रही हैं, हवा में पानी है, ये ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे बादल बना देगा, ठीक है, फिर यहीं पे बारिश हो जाएगी और इस साइड पे कोई बारिश नहीं होगी, तो इस वाले रीजन को हम बोलेंगे रेन शैडो रीजन, ठीक है। ये लीवॉर्ड साइड है, ये विंडवॉर्ड साइड है, ये रिलीफ फीचर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल सीधी सी बात है, जब साइक्लोन जनरेट होगा ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो पानी होगा उसमें, तो पानी वो ऊपर लेके जाएगा, क्लाउड्स बनेंगे, फिर क्लाउड्स इधर उधर मूव कर रहे होंगे हवा की वजह से, तो वो बारिश हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा एयर मास, एयर फ्रंट। एयर मास और एयर फ्रंट होता क्या है, एक्चुअली मास क्या है, ठीक है, एक आपका वार्म हो गया हवा और एक हो गई ठंडी हवा, जब दोनों मिलते हैं तो वो फ्रंट बनाते हैं, मतलब जो उनकी बाउंड्री है, जैसे ये यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे ये वार्म एयर है, ये आपकी कोल्ड एयर है, तो जब ये दोनों मिले तो ये क्या है, ये बाउंड्री, और इसी बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, फ्रंट बोलते हैं, ठीक है। अगर वार्म एयर जो है वो डोमिनेट कर रही है तो वार्म फ्रंट बनेगा, अगर कोल्ड एयर डोमिनेट कर रही है तो कोल्ड फ्रंट बनेगा। तो इसका हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए जब वार्म करंट और कोल्ड करंट जो है, वार्म एयर और कोल्ड एयर जब ये मिलेगी तो ये एक दूसरे को धक्का देगी, ठीक है, जैसे ये यहाँ मिली, ये यहाँ मिली, ठीक है, एक दूसरे को धक्का देंगे, तो जब धक्का देंगे तो ऐसे ही साइक्लोन जनरेट हो जाएगा, ठीक है, फिर ये ऐसे साइक्लिक फॉर्म में घूमने लगेगा, और जब ये साइक्लोन बन गया उसके बाद बादल बनेंगे तो बारिश होने लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब वैसे 4 टाइप के एयर मास होते हैं, एक तो कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास, मैराटाइम पोलर एयर मास, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास, मैराटाइम ट्रॉपिकल एयर मास। इसमें हमें ज़्यादा हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे इसे। एयर फ्रंट मैंने बता ही दिया, द फ्रंट आर द स्लोपिंग बाउंड्री विच सेपरेट टू एयर मासेस ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अलग अलग कैरेक्टर के जो मिल रहे हैं आपके मासेस, उसी को ही हम फ्रंट्स बोलते हैं। 2 प्रोसेस होता है, एक होता है फ्रंटोजेनेसिस और एक होता है फ्रंटोलिसिस। जब दो एयर जो है, एक कोल्ड एयर वार्म एयर जब मिल रही होती है तो उसको फ्रंटोजेनेसिस, क्योंकि जनरेट हो रहा है, और जब अलग हो रही होती है उसको फ्रंटोलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा अब ऑक्लूडेड फ्रंट, ठीक है। ऑक्लूडेड फ्रंट का मतलब होता है कि जब जैसे कोल्ड फ्रंट है, जब वो ओवरटेक कर लेगा वार्म फ्रंट को, या फिर वार्म एयर जो है वो कोल्ड करंट को रिप्लेस कर दे, ठीक है, मतलब एक जो है वो दूसरे पर डोमिनेट कर गया, तो उसी को ही हम ऑक्लूडेड फ्रंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है साइक्लोन। साइक्लोन क्या है, लो प्रेशर जब क्रिएट होता है तो उसके आसपास का प्रेशर कैसा होगा, वो हाई प्रेशर होगा, और हमने बताया था कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा फ्लो होती है, तो ये इस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। लेकिन क्या था कि जो हवा का जो बेंडिंग है, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है तो वहां पे क्या फर्स्ट लॉ लगेगा, तो कोरोलिसिस फोर्स की वजह से जो ये हवा है वो बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो नॉर्थ में किस साइड पे बेंड होगी, ये राइट पे बेंड होगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका नॉर्दर्न रीजन में एंटी क्लॉकवाइज मूव करने लगेगा, और सदर्न रीजन में कैसे मूव करेगा, आपका क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है जनरली। यहाँ पे मैंने बना भी रखा है सेम चीज, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। 2 टाइप के हमने पहले भी डिस्कस किए थे, एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक होता है टेम्परेट साइक्लोन। पहले तो हम इनका एरिया देखते हैं कहाँ पे डेवलप होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन 5 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ, ये सेम नॉर्थ और साउथ दोनों में ही सेम है,
और टेम्परेट आपका 30 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, सेम ये सदर्न में भी। ये ओशन में डेवलप होता है, ये लैंड और ओशन दोनों में डेवलप होता है, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या है कि जब लो प्रेशर डेवलप होगा वो भी तब होगा जब हीटिंग ज़्यादा हो रही होगी, ठीक है। और टेम्परेट साइक्लोन तब होता है जब अपोजिट एयर मास मिलेंगे और वो फ्रंट बनाएंगे, तब जनरेट होगा। इसकी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर, जो वाटर है ना उसकी हीट के थ्रू ये अपनी जो एनर्जी है वो जनरेट कर रहे होंगे, ठीक है। और इसमें कैसे है, टेम्परेट में जब जो प्रेशर डिफरेंस होगा ना टेम्परेचर की वजह से, उसकी मदद से इनको एनर्जी मिलेगी। ट्रॉपिकल साइक्लोन ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है, टेम्परेट साइक्लोन वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है। स्पीड की बात करें तो स्पीड आपकी ट्रॉपिकल साइक्लोन की बहुत ज़्यादा होती है, 150 किलोमीटर पर आवर से लेकर के 400 किलोमीटर पर आवर तक होती है। और टेम्परेट साइक्लोन की अराउंड 70 किलोमीटर पर आवर। इनका रेडियस छोटा होता है, ठीक है। और टेम्परेट साइक्लोन का रेडियस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसकी आई होती है सेंटर पे, ठीक है। इसकी कोई आई नहीं होती है। ये फीचर भी आ जाता है कि आई का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो टेम्परेट में पाया जाता है या फिर ट्रॉपिकल में पाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये हमने वैसे डिस्कस कर लिया कि साइक्लोन कैसे आएगा। पहले वार्म फ्रंट आएगा, फिर कोल्ड फ्रंट आएगा, फिर उसके बाद दोनों मिलेंगे, फिर ऑक्लूडेड फ्रंट बनेगा क्योंकि एक ओवरटेक कर चुका होगा, तब वो साइक्लोनिक एक्टिविटी में गोल गोल घूमना शुरू होगा तो साइक्लोन जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे आता है? जब हीटिंग ज़्यादा हो रही होगी उसके उस समय पे लो प्रेशर जनरेट होगा, उसके आसपास हाई प्रेशर होगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवाएं फ्लो हो रही होंगी, फिर उसके बाद क्या वो गोल गोल घूमने लगेगा, फिर साइक्लोन जनरेट हो जाएगा, ठीक है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है जब वो लैंड पे आता है तो ऑलमोस्ट वो एंड हो जाता है, ठीक है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन में एक स्पेशल फीचर है आई का, ठीक। एंटी साइक्लोन क्या है? जब हाई प्रेशर सेंटर पे जनरेट हो जाएगा और आसपास लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो मेन एक क्वेश्चन तो यही कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज घूमता है, सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, इसका कोई आई नहीं होता है, ठीक है। ये सारा चीज हो गया है डिस्कस। अब वेदर क्या होता है? वेदर जो एक सडन मतलब हम डे के हिसाब से देखते हैं, जो समय के हिसाब से बदलता रहता है उसको हम वेदर बोलते हैं, जिसमें हम टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड कितनी स्पीड से घूम रही है, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। क्लाइमेट में क्या होता है? वो एक एवरेज होता है, जनरलाइज्ड पिक्चर देखते हैं एक बहुत ही बड़े समय की अवधि में कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। अब हमारा क्लाइमेट कैसे इफेक्ट हो सकता है? एक तो लैटिट्यूड की वजह से। लैटिट्यूड का मतलब क्या है? आप इक्वेटर पे हैं, इक्वेटर के ऊपर है या फिर पोलर रीजन में, तो उसकी वजह से। एल्टीट्यूड मतलब नीचे देखिए, नीचे क्या होता है कि ट्रॉपिकल रीजन है तो वहाँ की कैरेक्टरिस्टिक अलग है, फिर उसके ऊपर सब ट्रॉपिकल है, फिर सब पोलर है, फिर टुंड्रा है, फिर आइस है, तो इसकी वजह से भी आपका क्लाइमेट असर हो रहा है कि आप कहाँ रह रहे हो, ठीक है। अब सी से कितना डिस्टेंस पे हो, जैसे आप सी के पास कोस्टल एरिया में रह रहे हो तो वहाँ पे क्या है, आपका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहेगा क्योंकि सी ब्रीज, लैंड ब्रीज हमने पढ़ा था, ठीक है। अगर आप लैंडलॉक्ड स्टेट में रह रहे हो तो वहाँ पे वो कॉन्टिनेलिटी मतलब मान लो उसके आसपास कहीं पानी नहीं है, तो अब समर में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी होने लगेगी, ठंड के समय क्या एक्सट्रीम कोल्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर हवाओं की बात करें तो हवाएं भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, ठीक है। कि हवा में अगर तेज स्पीड से बह रही है तो वो भी इफेक्ट कर रहा है, धीरे स्पीड से बह रही है तो वो भी असर करता है। ओशन करंट का भी बहुत बड़ा रोल है हमारे क्लाइमेट पे, क्योंकि अगर आप कोस्टल रीजन में रह रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि नॉर्वे वगैरह में जो पोर्ट है, अगर वहाँ पे ओशन करंट नहीं फ्लो हो रहा होता तो वहाँ के पोर्ट हमेशा बर्फ से जमे रहते, लेकिन वहाँ पे वार्म करंट पहुँचता है तो वहाँ का जो बर्फ है उसको पिघला देता है। फिर हम माउंटेन्स की बात कर सकते हैं सेम, अगर आप विंड वाइड साइड रह रहे हो तो उधर बारिश होती है, अगर आप लीवर्ड साइड रह रहे हो तो वहाँ पे बारिश नहीं होती है, ठीक है। और नेक्स्ट अब हम देखते हैं मेजर क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक। इसमें सबसे पहले हम इक्वेटोरियल क्लाइमेट की बात करेंगे। ये वो वाला रीजन है जो कि इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ ऊपर, 5 डिग्री साउथ नीचे, ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा रहेगा क्योंकि सन यहाँ पे बहुत फोकस रहता है, जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। और रेनफॉल बहुत होती है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, तो फिर पानी जो है वो भाप बनेगा, भाप बनेगा तो क्लाउड बनेंगे, क्लाउड बनेगा तो बारिश होगी, ठीक है। सेम ये
प्रोसेस चलता रहता है और यहाँ पे कन्वेंशनल रेनफॉल होती है। अब इक्वेटर की कंट्रीज आपको पता ही है, जैसे इक्वाडोर, ब्राज़ील, कॉन्गो, जायरे, केनिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है। और यहाँ पे वेजिटेशन की बात करें तो जो मेन ट्रीज है रोजवुड, सैंडलवुड, महागोनी, इबुनी, ठीक है, इस टाइप के आपके ट्रीज पाए जाते हैं। एक यहाँ पे ये जनरलाइज्ड पिक्चर है कौन सा जो आपका क्लाइमेटिक रीजन है वहाँ पे होता है। देखिए सबसे पहला तो ये हमारा इक्वेटर है, इस साइड पे आपका मानसून क्लाइमेट है, सेंटर में आपका सवाना क्लाइमेट है, साइड में डेजर्ट है। सेम चीज़ यही नीचे रहेगी, ठीक है, सदर्न में भी। अब यहाँ पे वार्म वेस्ट रीजन मार्जिन है जिसको हम चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कहते हैं। उसके ऊपर है कूल ईस्ट मार्जिन जिसको हम लॉरेशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं। सेंटर में आपका स्टेपी से पहले फिर टाइगा है। फिर आपका वेस्टर्न साइड पे वार्म वेस्ट मार्जिन है जिसको हम मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कहते हैं। उसके ऊपर कूल वेस्ट मार्जिन है जिसको हम ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं। उसके ऊपर है हमारा टुंड्रा रीजन, ठीक है। अब हम बात करते हैं मानसून क्लाइमेट की, ठीक है। मेन जो इसका रीजन है वो 5 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ। सेम चीज़ सदर्न में भी है। यहाँ पे क्या है, ट्रेड विंड का डोमिनेंस है क्योंकि यहाँ पे जो आपकी विंड्स है वो रिवर्स हो जाती हैं। यहाँ पे रेनफॉल एवरेज होती है अराउंड 100 सेंटीमीटर, ठीक है। टेम्परेचर क्या है, समर में 35-40 डिग्री तक पहुँच जाता है, विंटर में 18 से 20 रहता है, ठीक है। एरिया इंडिया चाइना, ठीक है। बाकी इसमें हम वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं जैसे कि टीक, शीशम, नीम, पीपल, मैंगो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट जिसको हम सूडान टाइप भी बोलते हैं, ठीक है। अब सिर्फ वो चीज़ पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम वेजिटेशन की बात करें तो सवाना अफ्रीका में ग्रासलैंड है, लानोस साउथ अमेरिका वेनेजुला में पाया जाता है, काम्पोस ब्राज़ील में, ठीक। और यहाँ पे डेसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट होता है जो कि जिनकी ग्रासेस बहुत लंबी लंबी होती हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट क्लाइमेट जो कि ये वेस्टर्न साइड पे होता है, वेस्टर्न जो मार्जिन होती है, ठीक है, ऑलमोस्ट किसी कंट्री की भी, और तो वहीं पे ही आपका डेजर्ट पाया जाएगा। जैसे इंडिया में वेस्टर्न साइड पे राजस्थान है, वहाँ पे डेजर्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे सहारा डेजर्ट अफ्रीका में, सोनारन डेजर्ट जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, आटाकामा डेजर्ट ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, कालाहारी डेजर्ट वेस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट वेस्ट पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। वेजिटेशन किस टाइप के, ज़ेरोफाइटिक, ठीक है। ये वो वाले प्लांट है जो कम पानी में भी सर्वाइव कर जाते हैं, कैक्टस, बबूल, ठीक है, इस टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं वहाँ पे। अब मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट ये थोड़ा सा अलग है, इसमें ध्यान रखिएगा क्योंकि इस यहाँ पे समर रीजन में कोई बारिश नहीं होती है, विंटर में बारिश होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फीचर है, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ट्रॉपिकल ईस्टर्ली विंड्स का इन्फ्लुएंस रहता है, तो जिसकी वजह से ये विंटर में बारिश करती हैं, ठीक है। और यहाँ पे किस टाइप का आपका वेजिटेशन है, वो एवरग्रीन फॉरेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। और ये किस लिए फेमस है, यहाँ पे ये फेमस इसलिए भी है क्योंकि जो आपके ऑरेंज है, ठीक है, इस टाइप के भी आपके फ्रूट्स वगैरह यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट जो कि आपका मिडिल पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट के मिलता है, ठीक है। मेन इसमें है हमारा प्रेरिस आपका नॉर्थ अमेरिका में, पंपास साउथ अमेरिका में, स्टेपिस यूरोप और एशिया में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, वेल्ट्स अफ्रीका में, कैंटरबरी प्लेन न्यूजीलैंड में। फिर है हमारा टेम्परेट कोल्ड डेजर्ट जो कि ठंडे एरिया में पाया जाता है और वहाँ भी जो कि रेन शेडो एरिया है माउंटेन का, ठीक है, कि वहाँ बारिश नहीं है, तो अगर वहाँ पे वो ऊपर वाले रीजन में इक्वेटर से काफ़ी दूर है तो वो ठंडा रीजन होगा, ठीक है। जैसे गोबी डेजर्ट है, टकला मकान डेजर्ट है, ये सब चाइना मंगोलिया के पार्ट का है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा वार्म ईस्ट टाइप ऑफ मार्जिन, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर है मानसून क्लाइमेट की तरह, ठीक है, इसमें हमारा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट जिसको हम वेस्ट यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पूरे साल भर बारिश होती है, वो भी इसलिए क्योंकि साइक्लोन हमेशा आते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टाइगा टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है, इसको हम साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कहते हैं, ठीक है। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है हमारा टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट को हम आर्टिक पोलर क्लाइमेट भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो भी एकमात्र सिर्फ साइक्लोन की वजह से होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम
क्लाइमेट ऑफ इंडिया 4 सीजन होते हैं, विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन, ऑटोमन सीजन। ठीक है, विंटर सीजन होता है आपका दिसंबर से फरवरी तक, और इस समय कौन सी हवाएं फ्लो हो रही होती है? नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। ठीक है, जिसकी वजह से बारिश इंडिया में नहीं होती है एक्सेप्ट तमिलनाडु वाले रीजन में। ठीक है, बाकी साइक्लोन्स की वजह से जो हमने पहले डिस्कस किया था, मेडिटेरियन रीजन में जो क्या कहते हैं साइक्लोन जनरेट होता है, वो आपका ईस्ट के साइड बढ़ता है, जिसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहते हैं और मवाद भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा समर सीजन। समर सीजन आपको पता ही है, ये जून वाले रीजन में होता है। ठीक है, सॉरी, जून वाले रीजन में ये प्री मानसून सीजन, मतलब बारिश के होने से पहले वाला। ठीक है, इसमें मेन जो इम्पोर्टेंट है कि जो हवाएं बहती हैं उनका कुछ स्पेशल नाम है, जैसे काल बैसाखी वेस्ट बंगाल में हम कहते हैं, मैंगो शावर साउथ इंडिया में कहते हैं, चेरी ब्लॉसम कर्नाटका में कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ये जो पहले वाली जो हवाएं होती है ना, जो थंडर स्टॉर्म ये जनरेट करती हैं, ठीक है, ये अर्ली राइपनिंग ऑफ जो भी वो वहाँ की वेजिटेशन है उसमें मदद करती है, उसको ग्रो करने में। जैसे अब हम कॉफ़ी की बात करें, कॉफ़ी कर्नाटका में ग्रो होती है, तो उसके पहले की जो प्री मानसून वाली जो बारिश होती है उसकी वजह से वो जो कॉफ़ी है वो पक जाती है अच्छे से। ठीक है, फिर आपका रेनी सीजन है जो कि जून से सितंबर वाले टाइम में होता है, और इसी समय ही ऑलमोस्ट 75% जो भी टोटल रेनफॉल है वो हो जाती है। और आपको ये भी पता है कि साउथ वेस्ट मानसून जो है वो यहाँ पे डोमिनेट करता है, और सबसे पहले जो एंट्री होती है मानसून की वो केरला में होती है। ठीक है, उसी को ही हम बस्टिंग ऑफ मानसून कहते हैं। ठीक, ऑलमोस्ट 1 जून के आसपास। ठीक है, बाकी फिर मेघालय, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा धीरे धीरे वो बढ़ती रहती है। फिर और जब सेम चीज़ हमने डिस्कस भी किया था, ये आपका जैसे ये है, ठीक है, हवाएं फ्लो हो रही हैं, ये अरेबियन सी वाली ब्रांच है, फिर इधर से बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये मेघालय गारो खासी जयंतिया हिल पे हिट करती है, फिर इस डायरेक्शन में मूव हो जाती है, और इस तरीके से हमारी रेनफॉल होती है प्रॉपरली पूरी। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम, और जो हाईएस्ट रेनफॉल होती है वो कहाँ पर होती है? मौसिनराम में होती है। ठीक है, बाकी फिर अरेबियन सी मैंने बता ही दिया ब्रांच जो होती है। फिर उसके बाद आता है ऑटोमन सीजन, जो कि जिसे हम पतझड़ वाला मौसम भी कहते हैं। इस समय आपका जो है ये अक्टूबर के महीने से शुरुआत हो जाता है। इस समय आपका जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की तरफ बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो वही रिवर्सल हो जाता है। अब जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो है ना, जो अभी हम बात कर रहे थे, ये जो अभी इधर से जा रहा है हमारी हवाएं, इसको हम साउथ वेस्ट कहते हैं। ठीक है, अब जब ये रिवर्सल हो जाएगा तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, मानसून विंड्स में। इसीलिए हम मानसून का वर्ड का मीनिंग भी है रिवर्सल ऑफ विंड्स। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आगे देखते हैं बायोस्फीयर के बारे में। ये सारा हमने डिस्कस कर लिया है। इकोलॉजी, इकोलॉजी मतलब जो भी हमारे आसपास चीज़ें उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। बायोस्फीयर के 3 कंपोनेंट होते हैं। एबायोटिक, जिसमें जान नहीं होती, एनर्जी के बारे में आपको पता ही है। ठीक है, बायोटिक वो वाले कंपोनेंट जिसमें जान है। एबायोटिक जैसे लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। ठीक है, एनर्जी जो देता है, जैसे प्लांट एनर्जी देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म देते हैं, और बायोटिक कंपोनेंट में भी जैसे ह्यूमन है, प्लांट, एनिमल्स हैं। ठीक है, अब जैसे ये क्या है, ये लैंड है आपका, जो कि हम बोलेंगे लिथोस्फीयर। ठीक है, ये आपका हाइड्रोस्फीयर जहाँ पे आपका पानी है, और ये आपका एटमॉस्फेयर जहाँ हवा है। तो इन तीनों का जहाँ मिक्सचर होता है इसी को ही हम बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बायोस्फीयर वो वाला पार्ट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोटिक लैंड, वाटर, एयर, सॉइल। ठीक है, ये सारा हमने देख लिया। फिर बात आता है फैक्टर अफेक्टिंग बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर को अलग अलग चीज़ें अफेक्ट करती हैं, जैसे फिजिकल फैक्टर में फिजिकल फैक्टर है, केमिकल फैक्टर है, बायोलॉजिकल फैक्टर है। मतलब जो एबायोटिक है, जैसे अगर हवा में कुछ चेंजेस हुआ, पानी में चेंजेस हुआ, ठीक है, आपके लैंड में चेंजेस हुआ, तो वो बायोस्फीयर को भी अफेक्ट करेगा। सेम चीज़ बायोटिक में ह्यूमन का, अगर जैसे ह्यूमन क्या है, डिफॉरेस्टेशन करता जाएगा तो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है उसमें चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो एक ये पूरी जियोकेमिकल साइकिल है जो कि पूरी चल रही है। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर का भी मेन इंपॉर्टेंस है, लिथोस्फीयर का भी इंपॉर्टेंस है, और आपका एटमॉस्फेयर का भी इंपॉर्टेंस है। तो ये पूरा जो एक साइकिल है इसी को ही हम जियोकेमिकल साइकिल भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल दूं, जैसे हम ह्यूमन है, ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ऑक्सीजन।
ठीक है, और ये प्लांट है, ठीक है। प्लांट को क्या चाहिए, CO2 चाहिए, तो ये प्लांट क्या रिलीज करते हैं, आपका O2 रिलीज करते हैं, तो ये हमें मिलता है, हम क्या रिलीज करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, ठीक है, तो ये प्लांट को मिलता है। तो ये पूरी एक ऑक्सीजन साइकिल चल रही है हमारी, ठीक है। तो इसी तरीके से आपकी कार्बन साइकिल है, फॉस्फोरस साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, सल्फ्यूरिक एसिड साइकिल है। तो यही हमारी बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट, एनर्जी, इन सब का पूरा बायोजियोकेमिकल साइकिल चल रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट है, ये सारा चीज हमने देख लिया यहाँ पे। अब है हमारा जो, जैसे जो एनिमल है ना, उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखे हैं। सबसे पहला सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट वो है जो अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से निकालते हैं, वो जो डेड प्लांट है ना उनसे निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से ऐसे हैं आपके एनिमल्स जो डेड प्लांट से या फिर एनिमल से अपना खाना निकालते हो, तो सेप्रोफाइट्स हैं, ठीक है। और पैरासाइट्स वो हैं, these are the animal which depends on other living organism for their food and life, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या है, वो एक डिकम्पोजर है, ठीक है। वो जो भी मर गए हैं प्लांट एनिमल, तो उनको वो खा जाते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब होता है कि ये फंडामेंटल फंक्शनल पार्ट है जहाँ पर बायोटिक कम्युनिटी और एबायोटिक कम्युनिटी एक म्यूचुअल इंटरेक्शन के साथ रह रही है, ठीक है। इसमें हमने बात कर भी लिया है कि ये पूरा सम है लिविंग ऑर्गेनिज्म का और जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, उसको दोनों को जोड़ के हम देखेंगे तो ही हमें दिखेगा इकोसिस्टम, ठीक है। और सेम चीज़, ये एक ओपन सिस्टम होता है जिसमें आप इनपुट डालोगे, आउटपुट आएगा, ठीक है। मतलब आपने मैटर दिया तो एनर्जी रिलीज होगी। क्लोज सिस्टम ये होता है कि जिसमें चीज़ें रिवर्स भी हो रही है, जैसे आपने इनपुट दिया, ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रोसेस हुआ, ये आउटपुट हुआ, एक फीडबैक सिस्टम लग गया, ठीक है। तो ये हमारा क्लोज सिस्टम है, लेकिन ये जो इकोसिस्टम है वो ओपन सिस्टम है, ठीक ठीक। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, और इसकी खुद की ओन प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। वो खुद ऑर्गेनिक मैटर बनाता है जैसा अवेलेबल है, ठीक है, उसके हिसाब से ही एनर्जी आगे पास होती है। ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है। अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या है, वो खाना दूसरे जो नेक्स्ट वाले लेवल पे हैं उनके लिए ज़्यादा खाना बन पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हाँ एक और चीज़ देखिए, जो आपकी एनर्जी है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी। सपोज करिए ये आपका यहाँ पे प्रोड्यूसर है, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे कंज्यूमर है, तो इसने जो एनर्जी प्रोड्यूस की है वो इसे ही दे सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर प्रोड्यूसर को दे देगा एनर्जी, तो एनर्जी बाई डायरेक्शनल है, वो सॉरी यूनी डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में। और मैटर क्या है, बाई डायरेक्शनल है, दोनों डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम फूड एनर्जी पिरामिड्स के बारे में देख लेते हैं। ये खाने का साइकिल है, ये सन है, यहाँ पे प्रोड्यूसर है ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, ये खाना बनाते हैं, फिर उसके बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर है जिसको हम हर्बीवोरस कहते हैं वो लेते हैं, फिर उसके बाद इनको कौन खाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर जिसको हम कार्निवोरस कहते हैं, फिर उसके बाद होते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये जैसे मर गए, डेड हो गए, तो अब इनको भी तो कोई खाने के लिए चाहिए ना, तो वो होते हैं डिकम्पोजर्स, ठीक है वो। और जो देखिए, जो सिर्फ घास फूस खाते हैं वो आपके हर्बीवोरस होते हैं। कार्निवोरस वो हो गए जो सिर्फ आपका ये मांस वगैरह खाते हैं, ठीक। और जो सब कुछ खा लेते हैं वो ओमनीवोरस हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारा एनर्जी पिरामिड है, ये प्रोड्यूसर है, ठीक है। अगर टोटल एनर्जी है तो उसमें से ये 10% एनर्जी ले पाते हैं, फिर ये 10 में से सिर्फ एक ही परसेंट ये आप आगे मतलब 10% ही इसका ये आगे ट्रांसफर कर पाते हैं, ये 10% आगे ट्रांसफर कर पाते हैं, ये 10। तो हर प्रोड्यूसर, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, ये वाला पूरा आप अच्छे से पिरामिड याद रखिए अरेंज करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो मैटर जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ पाया जाएगा, इक्वेटर पे, क्योंकि प्रोड्यूसर वहीं पे सबसे ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, इकोलॉजी का मतलब क्या होता है। इकोलॉजी का मतलब ये है कि एक साइंस है, ठीक है, इसमें हम स्टडी करते हैं जो कि म्यूचुअली जैसे रिएक्टिव और इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप
जो ऑर्गेनिज्म है उनका उनके फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ किस तरीके से वो आपस में एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। बाकी हमने बता ही दिया एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है, और मैटर का फ्लो आपका बाई डायरेक्शनल है, ठीक। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं बायोमास का मतलब क्या होता है। बायोमास का मतलब होता है कि जो वेट है ना लिविंग मैटर का पर यूनिट एरिया, वो भी एक समय के हिसाब से, वो भी ड्राई, जैसे हमारा अगर हम अपना बायोमास की बात करें तो उसमें क्या है, उसमें अगर हम वाटर निकाल दें फिर जितना बच जाएगा वही हमारा बायोमास होगा, ठीक है। फिर है हमारा फूड चेन। फूड चेन का मतलब यही होता है कि अब एक हायरार्की बनी होती है ना, उसमें अलग अलग लेवल्स पे जो फूड ट्रांसफर हो रहा है उसी को हम फूड चेन बोलते हैं, ठीक है। द चेन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर, ठीक है। उसमें सीरीज ऑफ स्टेप्स होती हैं, लेवल्स होते हैं, उसी को हम फूड चेन कहते हैं। हमने वो जो अभी साइकिल एनर्जी पिरामिड पढ़ा था उसी के बारे में, एक प्रोड्यूसर, हर्बीवोरस, ठीक है, कार्निवोरस, फिर ओमनिवोरस, ठीक है। फूड वेब क्या होता है, देखिए फूड वेब का मतलब होता है कि जैसे व्हेन फीडिंग रिलेशनशिप इन अ नेचुरल इकोसिस्टम बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड, जब जो फूड चेन है ना वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, उसी को ही हम फूड चेन कहते हैं। बाकी हमने एनर्जी पिरामिड देख लिया, लेकिन हम थोड़ा अलग अलग भी देख लेते हैं। जैसे एक तो यही हो गया आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। क्या इन्वर्टेड पिरामिड भी बनता है? हाँ बनता है। जब डिकम्पोजर्स की बात आती है तो वो डिकम्पोजर्स सबसे ज़्यादा होंगे ना, तभी तो क्या है, तभी तो वो उसको कंज्यूम कर पाएंगे, ठीक है। तो उसी केस में बनता है। फिर हम बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी में, इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए अमनदीव आइलैंड और कैनोर को सेपरेट करता है 11 डिग्री चैनल। फिर कैनोर को मिनिकॉय या फिर लक्षद्वीप से सेपरेट करता है 9 डिग्री। फिर लक्षद्वीप को सेपरेट करता है मालदीव 8 डिग्री चैनल, ठीक है। फिर म्यांमार नॉर्थ अंडमान कोको चैनल से, ठीक है। फिर जो मिडिल अंडमान है ना उसी पे ही सबसे हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार की सैडल पीक, ठीक है। और जो साउथ अंडमान है उसी पे ही अंडमान की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। फिर आपका देखा जाए रूट आइलैंड और लिटिल अंडमान को सेपरेट करता है डुक्कन पैसेज। फिर अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। फिर है आपका जो ग्रेट निकोबार, उसी पे ही आपका जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। निकोबार और इंडोनेशिया को सेपरेट करता है ग्रेट चैनल। दो हमारे पास वोल्केनिक आइलैंड भी है या फिर वेल्केनो है, नारकोंडम, बैरन आइलैंड, ठीक है। हमारी टोटल कोस्ट लाइन है 7516 किलोमीटर, जिसमें से अगर हम अरेंज करें तो GATM गैतम पढ़ते हैं, गुजरात हाईएस्ट, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र। लैंड की बात करें तो हमारा टोटल है 15,200 किलोमीटर। लैंड लॉक स्टेट है हरियाणा, झारखंड, MP, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कुछ हमारे प्लांट्स हैं, ठीक है। बोकारो प्लांट झारखंड में जो कि रशिया की मदद से बनाया गया, भिलाई प्लांट छत्तीसगढ़ में रशिया की मदद से, दुर्गापुर प्लांट जो कि वेस्ट बंगाल में ब्रिटिश की मदद से, राउरकेला उड़ीसा में है जर्मनी की मदद से बनाया गया, ठीक है। कुछ पासेस देख लेते हैं। मुंबई से नासिक जाने का पास का नाम है थालघाट, मुंबई से पुणे जाने का पास का नाम है बोहेरघाट, कोची से आपको कोयम्बटूर जाने का पास है वो है पालघाट, ठीक है। कोलम से आपका मदुरई जाने का पास है शेनकोटा गैप, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ गोवा का थोड़ा देख लेते हैं। गोवा में एक्चुअली क्या है, दो नदियां बह रही हैं, एक है मंडोवी, दूसरी है जुआरी, ठीक है।